आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये छात्र किस धर्म से हैं, ये छात्र अमीर हैं या गरीब हैं, इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है। जरा ध्यान से इन तस्वीरों को आज आप देखिए। क्या आप बता पाएंगे? आप शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में सभी धर्म, सभी जातियां और सभी वर्गों के बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं और इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन तमाम बच्चों के बीच धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर बनाए गए भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और इससे स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी का, यानी एक समान विचार का जो आइडिया है वो जन्म लेता है और इसलिए सब बच्चों को बराबरी से, समानता के साथ वहां पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बराबरी के साथ उन्हें शिक्षा के मौके मिलते हैं। इसीलिए स्कूल में यह यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। लेकिन सोचिए, जो यूनिफॉर्मिटी हमारे देश के स्कूलों में होती है, क्या वही यूनिफॉर्मिटी हमारे देश के कानूनों में नहीं होनी चाहिए? और क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून नहीं होने चाहिए? क्या सभी नागरिक एक समान नहीं होने चाहिए? क्या हर नागरिक पर भारत का वही कानून लागू नहीं होना चाहिए या सब पर अलग अलग होना चाहिए? अब आप अंदाजा लगाइए कि इसी स्कूल में अगर यह कह दिया जाए कि हर वर्ग के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी, हर धर्म के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी, हर जाति के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होगी और आप उस यूनिफॉर्म को देखकर पता कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, तो फिर कैसा रहेगा? यह सवाल आज आपसे हमने इसलिए पूछा क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक नया कानून पेश हुआ है, जिससे उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोगों पर अब एक समान कानून लागू हो सकेंगे। अब विडंबना यह है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यह कानून भारत के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लाया गया है और इससे भारत का संविधान खतरे में आ गया है, यानी एक ऐसा कानून जिससे भारत का संविधान ही खतरे में आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो विपक्षी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून को भारत के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, उसी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह लिखा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है और उसे इस पर कानून बनाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। यह खुद संविधान में ही लिखा है, यानी हमारे देश का संविधान खुद ही यह कहता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल संविधान की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, वही नेता और वही पार्टियां इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों के करोड़ों वोट। उत्तराखंड में अगर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो गया तो इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की तरह इस्लाम धर्म में भी लड़कियों के निकाह की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को जो है बराबर अधिकार मिलेंगे। बाकी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा और इसीलिए सिर्फ उत्तराखंड में कांग्रेस इस कानून का विरोध नहीं कर रही, बल्कि दूसरे राज्यों के विपक्षी दल भी इस कानून का अब विरोध कर रहे हैं। यदि जनता के इतने ही हित में है, महिलाओं के इतने ही कल्याणकारी है, बच्चों का इतना ही कल्याणकारी है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चूक रही है? क्या मोदी जी से और अमित शाह जी से बड़े महिला हितैषी और लोक कल्याणकारी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी? ये बताएं। तो ये टोकनिज्म का सहारा क्यों ले रही है केंद्र सरकार? एक छोटे से राज्य में इसको पारित करवा कर आप दिल्ली में क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है और ये सब कुछ है वो एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे। तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ कोई भी जो करेगा वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो कुरान शरीफ ने जो हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, उसके खिलाफ अगर कोई बात है तो हम मानने को तैयार नहीं है। कि ये जो आर्गुमेंट पेश किया जाता है
भाई अगर मुसलमान अगर सेकंड मैरिज करता है तो उसको वाइफ कहलाते हैं, उसको वाइफ बोलते हैं, उसको रहने के लिए घर मिलता, उसको सोसाइटी में स्टेटस मिलता। और जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया उस जमाने में ये जो एक्ट था उसको डिस्टर्ब नहीं किया बाबा साहेब अंबेडकर ने। ये कौन होते हैं भाई? क्या ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर से ज्यादा काबिल लोग हैं? उत्तराखंड के इस नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिन पर अब पूरे देश में बहस हो रही है। तो देखिए, बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो होनी ही चाहिए और हो भी रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहस इस समय देश में चल रही है लिव इन रिलेशनशिप पर। अब जो नए प्रावधान हैं उनके तहत उत्तराखंड में जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसे रजिस्ट्रार के पास जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा, और जो कपल ऐसा नहीं करेगा उसे 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा भी उसे हो सकती है। इस रजिस्ट्रेशन को कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यह प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले उन लोगों पर भी लागू होंगे जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं। इसलिए हमारे जो युवा लोग हैं या कोई भी हो, अगर आप दूसरे किसी राज्य में एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अब आप उत्तराखंड में शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको इसे डिक्लेयर करना होगा, अपने संबंध को, और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ब्रेकअप करता है तो इस ब्रेकअप की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी और बताना होगा कि अब हम लोग एक साथ नहीं रहते। और ऐसी स्थिति में उस कपल को रजिस्ट्रार को बताना होगा कि वो अपने रिश्ते को अब टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, और इस फैसले में पुरुष और महिला दोनों की सहमति है, ये उसमें बताना होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक फैसला कर लेगा। अगर रजिस्ट्रार इस अपील से संतुष्ट होता है तो वो उस कपल के लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देगा और इसका भी फिर अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी एक तरीके से तलाक जैसा हो जाएगा। यानी रजिस्ट्रार के पास ये पूरी जानकारी होगी कि उत्तराखंड में यानी पूरे राज्य में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इनमें से कितने युवाओं ने अपने लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया है। तो सोचिए, किस थाने के अंतर्गत किस जिले में कितने कपल ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये सारी जानकारी सरकार रखेगी, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने संबंध को तोड़ दिया है, ये जानकारी भी सरकार के पास रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन युवाओं की उम्र 21 वर्ष से कम होगी उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता से सहमति लेनी जरूरी होगी, और अगर माता पिता ने अपनी सहमति नहीं दी तो फिर ये लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रार की तरफ से जो रसीद मिलेगी, उसी रसीद को दिखाने के बाद किसी भी कपल को मकान किराए पर मिलेगा। यानी अगर किसी कपल को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अगर आपको मकान किराए पर लेना है तो उसके लिए पहले आपको रसीद दिखानी पड़ेगी अपने रजिस्ट्रेशन की। इस कानून में सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर लिव इन में रहते हुए कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को उस कपल का वैध कानूनी संतान माना जाएगा। सरल शब्दों में मतलब यह हुआ इसका कि शादी के बाद होने वाले बच्चों के जो अधिकार आज हमारे समाज और कानून में होते हैं, वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को भी मिलेंगे, और यह अधिकार संपत्ति और गुजारे भत्ते से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से इस कानून को लेकर आज हमारे देश में चर्चा भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है, और यह पूछा जा रहा है कि क्या लिव इन में रहने वाले युवाओं के लिए ऐसे कड़े नियम बनाना सही है, और जो लोग स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं अब क्या उन्हें हर बात के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी, और क्या सरकार के लिए सही है कि वो लोगों के निजी जीवन में और जो निजी फैसले होते हैं उनमें इस तरह से दखल अंदाजी करे। ये विवाद और ये चर्चा आज पूरे देश में खास तौर पर युवाओं में हो रही है। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन नियमों की वजह से लिव इन रिलेशनशिप और शादी में अब कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए ये कानून ही गलत है और इससे अच्छा तो फिर शादी ही कर ली जाए। लिव इन रिलेशनशिप में कौन लोग रहते हैं? वो रहते हैं जो शादी नहीं करना चाहते। लेकिन यहां भी अब ये नए कानून अगर लागू हुए तो ये भी शादी की तरह ही हो जाएगा।
लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार का यह कहना है कि उसने ये कानून बनाया ही इसलिए है ताकि देश के युवा इस बात को समझें कि लिव इन में रहना कोई कैजुअल बात नहीं है और भारत की संस्कृति लिव इन वाली पश्चिमी देशों की संस्कृति से बहुत अलग है। यह पश्चिमी देश नहीं है, यह भारत है और सरकार की यह बात कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है। हाल के जो हमने उदाहरण देखे अभी लिव इन रिलेशनशिप के, उसकी वजह से, और वो कैसे, मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। असल में भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आया है, ये हमारे देश का अपना कल्चर नहीं है, ये पश्चिमी देशों से आया है जहां इसे कोहैबिटेशन कहते हैं। वहां इसका नाम रखा है कोहैबिटेशन। और बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां सफल नहीं होती, बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन यानी उसका आखिरी मकसद टुगेदरनेस होता है। यानी आखिरी मकसद है एक साथ रहना, आखिरी मकसद शादी करना नहीं होता। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच में जब कोई संबंध पैदा होता है तो उस संबंध का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है यानी जो आखिरी मंजिल होती है वो आज भी शादी ही होती है। तमाम लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं उनमें से ज्यादातर यही चाहती हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो जाए और इससे यह पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में पश्चिमी देशों के संस्कार तो फिट बैठते हैं, उनका समाज, उनकी सोच, उनकी संस्कृति, वो सब फिट बैठता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में और हमारी सोच में फिट नहीं बैठती और इसीलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन में रहना शुरू करते हैं तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आपको दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड जरूर याद होगा जिसमें आफताब नाम के एक लड़के ने लिव इन में रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। याद होगा आपको, ये लिव इन में ही रहते थे। एनसीआरबी ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में हत्याओं का तीसरा सबसे बड़ा कारण लव अफेयर्स और लिव इन रिलेशनशिप है, जिनकी वजह से 10% हत्याएं हो रही हैं और इसलिए उत्तराखंड में जो कानून आया वो कई मायनों में भारत की संस्कृति और भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे लिव इन में रहने वाली लड़कियों को एक सेफ्टी नेट मिलेगा, एक सुरक्षा का भाव उनके मन में आएगा। और इसी मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। क्या कहा था, आप सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने पिछले साल कहा कि लिव इन रिलेशनशिप टाइम पास के लिए होते हैं और इन रिश्तों में ना तो स्थायित्व होता है यानी स्टेबिलिटी नहीं होती और ना ही इनमें गंभीरता होती है। और यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की एक बेंच ने कही थी। आप हो सकता है सहमत हो सकता है ना सहमत हो, मैं आपको बस यह बता रहा हूं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था। असल में भारत में लिव इन रिलेशनशिप का पूरा ताना बाना हमारे समाज की तरह पुरुष प्रधान है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर काफी हद तक निर्भर हो जाती हैं और ऐसे रिश्तों में उन्हें सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो नहीं मिलता। असल में लड़कियों को जो सोशल सिक्योरिटी शादी में मिलती है वो लिव इन में नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई लड़की अपने परिवार को छोड़कर अपने समाज के खिलाफ जाकर बगावत करके अपने मां बाप की मर्जी के बिना उन्हें नाराज करके किसी लड़के के साथ लिव इन में रहने लगती है तो इससे उसे अपने परिवार से जो सोशल सिक्योरिटी का भाव मिलता है वो समाप्त हो जाता है। यानी परिवार की जो छाया है, मां बाप की जो छांव है वो समाप्त खत्म हो जाती है। सबसे पहले परिवार अपनी लड़की के साथ रिश्ते तोड़ता है, फिर समाज में भी ये रिश्ते टूटते हैं और समाज भी उनको नहीं अपनाता और इसीलिए वो लड़की लिव इन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेबिलिटी तलाशने लगती है, स्थायित्व तलाशती है और अपनी पूरी ताकत उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते के बाहर उसका कोई जीवन नहीं है। लेकिन ज्यादातर लड़कों के लिए ऐसे रिश्ते सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप तक सीमित हो जाते हैं। लिव इन में रहने वाले हमारे देश के बहुत सारे लड़के आज भी यही सोचते हैं कि वो अभी तो इस रिश्ते में हैं लेकिन शादी के लिए वो बाद में तय करेंगे, कि वो शादी के मामले पर वो बाद में देखेंगे कि क्या करना है। यानी वो एक लिव इन में रहने के बाद भी हमारे देश के लड़के शादी का विकल्प बाद के लिए खुला रखना चाहते हैं
और उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक वैकल्पिक रिश्ता होता है जिसे वो कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लड़के तो ये सोचते हैं कि अभी हम एक लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और शादी बाद में हम अपने माता पिता की मर्जी से करेंगे या शादी बाद में मैं किसी और से कर लूंगा, क्योंकि ये तो लिव इन है, इसको जब चाहे तोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें गंभीरता का भाव नहीं आता। जबकि लड़कियों के लिए ये रिश्ता उनके लिए सब कुछ बन जाता है, क्योंकि वो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते में आती हैं। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर ये नए प्रावधान शामिल किए हैं। और आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में, आप हर रोज अखबारों में ये पढ़ते होंगे कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले जो युवा हैं उनको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, हिंसा हो रही है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और बहुत सारे मामले आपने देखा होगा जहां हत्याएं हो रही हैं। लड़कियों की हत्या कर देता है लिव इन पार्टनर, या लड़के की हत्या हो जाती है या लड़की की हत्या हो जाती है, लेकिन इन रिश्तों में लगातार आपको हिंसा के तत्व देखने को अभी मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे युवा और हमारी सोसाइटी अभी लिव इन रिलेशनशिप के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ी आसानी से पश्चिमी देशों की नकल तो कर ली, लेकिन बाकी की चीजों में अभी वो भारत के समाज में ही रह रहे हैं। भारत में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इसे लेकर तो सरकार के पास भी आज कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक सर्वे में हर 10 में से 8 युवाओं ने यह माना था कि वो शादी से पहले लिव इन को सही मानते हैं। और आज भारत के जिस शहर में युवा सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। लेकिन अब उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां लिव इन में रहने वाले युवाओं को अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ऐसा नहीं करने पर इसे अपराध माना जाएगा। हम चाहते हैं कि आप भी इस कानून पर अपनी राय हमें भेजें। अपने घर में, अपने परिवार में इस कानून पर आपको भी एक चर्चा करनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ बैठिए, युवाओं के साथ जो आपके परिवार में हैं उनके साथ भी बैठिए और उनके साथ चर्चा कीजिए कि क्या यह कानून सही है, क्या यह कानून सही है या गलत है। अपनी राय आप हमें भी भेज सकते हैं और यह बताएं कि यह कानून कितना सही है और सरकार क्या इसमें और बदलाव कर सकती है, और क्या सरकारों को निजी जीवन में इस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज ये जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका जो पूरा ड्राफ्ट है ये विधानसभा में पेश किया गया है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये लागू भी हो जाए, लेकिन कल से ही आप लिव इन रिलेशनशिप पर इस कानून का विरोध पूरे देश में देखेंगे। और हमारे देश में ही बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे, और कईयों ने तो अभी करना शुरू कर दिया है। अब बड़ी बात यह है कि इस पर एक बहस होगी और यह देखना होगा कि हमारा समाज क्या चाहता है, हमारा समाज कितना मैच्योर्ड है, कितना गंभीर है, कितना परिपक्व है। और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाली जो लड़कियां हैं, खास तौर पर उन पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी जो जिंदगी खराब हो जाती है, कई बार उनकी हत्याएं होती हैं, कई बार उन पर हिंसा होती है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं अगर कानून ना बनाए तो, और इसे किस हद तक सिर्फ लड़का और लड़की के ऊपर उसकी मर्जी पर छोड़ा जा सकता है, यह भी एक बहस का विषय है। इसलिए आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। आप चर्चा कीजिए, अपने परिवार में भी चर्चा कीजिए और फिर देश को बताइए कि आप क्या वाकई चाहते हैं ऐसा कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के प्लान 370 का एक विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही लोकसभा में अपने भाषण के दौरान यह भविष्यवाणी की थी कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, यानी पिछली बार से बीजेपी 67 सीटें ज्यादा जीतेगी, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें जीती, इस बार 370। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है जो आप भी पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है कि ये 67 अतिरिक्त सीटें बीजेपी के पास आएंगी कहां से। इस विश्लेषण से पहले आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जरूर सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत किया था। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज
एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब इस सवाल पर आते हैं कि बीजेपी को ये अतिरिक्त 67 सीटें कहां से मिलेंगी और बीजेपी 370 के आंकड़े तक पहुंचेगी कैसे? क्या ये वाकई इतना आसान है? वर्ष 2019 में बीजेपी को 303 लोकसभा सीटें मिली थी। इनमें भी भारत के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 80 से 100% तक था। कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां से सबसे ज्यादा सीटें आई, जहां बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था? इनमें गुजरात की 26 में से 26, हरियाणा की 10 में से 10, उत्तराखंड की 5 में से 5, दिल्ली की 7 में से 7, त्रिपुरा की 2 में से 2, मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। यानी जितना पानी इन राज्यों में था बीजेपी ने सारा निकाल लिया था। सारा पानी की एक एक बूंद बीजेपी ने निचोड़ ली थी। इसके बाद कुछ बचा नहीं। और इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बीजेपी ने पिछली बार पूरी तरीके से निचोड़ लिया। यहां अब उसके लिए इससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना ही कर सकते हैं कि जो प्रदर्शन पिछली बार किया, जो सीटें पिछली बार जीती, उन्हें इस बार भी जीत लें, रिटेन कर लें। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सीटें 303 से 370 हो जाएंगी, तो फिर ये अतिरिक्त सीटें इन राज्यों से तो नहीं आने वाली, तो कहां से आएंगी? ये सीटें असल में उन राज्यों से आ सकती हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था या जीरो था। और ये राज्य कौन से हैं देखिए: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बीजेपी जीरो थी। इन 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल मिलाकर 91 सीटें हैं, 91, और इनमें भी 17 से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का वोट शेयर इतना है कि वो इस बार इन सीटों पर जीत का दावा कर सकती है। और अगर उसे इन सीटों पर यह जीत मिल गई तो लगभग 20 सीटें तो सिर्फ इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीजेपी को मिल सकती है। तो 20 सीटें तो अगर बीजेपी चाहे तो यहां से आ सकती है, जबकि 30 से 40 अतिरिक्त सीटें बीजेपी को उन राज्यों से मिल सकती हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में 50 से 80% तक था। इनमें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62, बिहार की 40 में से 17, महाराष्ट्र की 41 में से 23, असम की 14 में से 9 सीटें जीती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की वजह से इस बार बीजेपी गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड की तरह वहां सभी 80 सीटों पर जीत मिलने का दावा कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें इन राज्यों से मिल जाएंगी जो आपकी स्क्रीन पर हैं, और वो पिछली बार 50 से 80% सीटें यहां पर जीत पाई थी। लेकिन जो बाकी की अतिरिक्त सीटें रह गई थी 50 से 80% के बाद, जो है 80% मान लें तो जो अतिरिक्त 20% थी, या 50% से देखें तो जो बाकी की आधी सीटें थी, उन सीटों पर जो बीजेपी हार गई थी यहां से वो जीत सकती है। और बाकी 10 से 15 सीटें बीजेपी को उन राज्यों से मिल सकती हैं जहां उसे पिछली बार 50% से कम सीटों पर जीत मिली। और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18, पंजाब की 13 में से 2, तेलंगाना की 17 में से 4, उड़ीसा की 21 में से 8 और जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार अगर बीजेपी इन राज्यों में अपना प्रदर्शन 20% सुधार लेती है तो उसे इन राज्यों से भी 10 से 15 सीटें मिल जाएंगी। और इस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 370 सीटों का जो आंकड़ा है उसे छू सकती है। लेकिन पर्दे पर यह गणित लगाना, कागज पेन लेकर यह गणित लगाना तो आसान है, लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वहां सब कुछ इतना आसान नहीं दिखता। वहां की दुनिया अलग होती है। इसके लिए बीजेपी को उन राज्यों में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना होगा जहां उसे 100% जीत मिली थी, और यह इतना आसान होगा नहीं। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, और यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कभी भी कि बीजेपी की 67 सीटें बढ़ ही जाएंगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि बीजेपी अपने प्लान 370 के लिए नई नई कोशिशें कर रही है, नए प्रयोग कर रही है,
और आज ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी सीट शेयरिंग से नाराज है अखिलेश यादव के साथ, और जयंत चौधरी विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अलग होकर बहुत जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ऐसी खबरें अभी आ रही है। तो ये 370 का आंकड़ा ऐसे ही आएगा जब छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं जो इंडिया गठबंधन में अभी हैं उन्हें बीजेपी अपनी तरफ ले ले, उनके साथ अलग अलग तरह के समझौते किए जाएं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना है, और इसका मतलब यह है कि अब शरद पवार को अपनी पार्टी का कोई नया नाम रखना पड़ेगा और उनका चुनाव चिन्ह भी नया होगा। और इसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को 370 सीटें कैसे मिलेंगी। तो उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, असली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं रही। इसी तरह उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया और एनसीपी भी अब शरद पवार के हाथ से निकल गई। मोदी जी की ये सारे मनगढ़ंत बातें का जवाब देना ही मुश्किल है, क्योंकि नया नया रुख अपनाते हुए मोदी जी एक एक दिन एक एक किस्म की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे या क्या करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी पे छोड़ देने से ये बेहतर होगी। मोदी जी कांग्रेस पार्टी की गार्जियन तो नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी की इतने अहंकार शोभा नहीं देते। जब विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, तब राहुल गांधी ने ऐसे में आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आरक्षण के 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और देश में आबादी के रेशो के हिसाब से आरक्षण को लागू किया जाएगा और इसकी सीमा 50% से ज्यादा होगी। हालांकि राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब आरक्षण को लेकर यह लिमिट किसी सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है आरक्षण के बारे में, और वो ये है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो आरक्षण को 50% के भी ऊपर ले जाएंगे। इसलिए ये जो घोषणा है ये महत्वपूर्ण है और आज पूरे देश को ये ध्यान से सुनना चाहिए। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। आखिरी बात, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। तो हमारे देश में जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जो चाहते हैं कि आरक्षण की जो लिमिट है वो 50% के भी ऊपर चली जाए, उनके लिए राहुल गांधी की ये जो घोषणा है ये बहुत बड़ी घोषणा होगी। और जो लोग नहीं चाहते, जो आरक्षण में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये घोषणा बहुत बड़ी घोषणा है। तो इसलिए ये एक अहम घोषणा राहुल गांधी ने आज की है, जिसे पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 50% की जो लिमिट लगाई थी आरक्षण पर, वो उसे भी उखाड़ फेंकेंगे और उसे भी बदल देंगे। अब आखिरी पॉइंट यह है कि अगर बीजेपी को 370 सीटें लेनी है और एनडीए को 400 के पार जाना है तो वोट शेयर कितना होना चाहिए। पिछली बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव आए थे उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 37.4% के आसपास था और 2014 में जो वोट शेयर था वो इससे कम था,
वो 33% के आसपास था। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस बार, जैसे हर बार 2014 से 2019 में बीजेपी ने लगभग 5% का जंप लिया, अगर इस बार भी बीजेपी 5% का जंप लेती है वोट शेयर में, तो बीजेपी 370 का आंकड़ा शायद छू पाएगी। लेकिन उसके लिए बीजेपी का अपना खुद का जो वोट शेयर है वो लगभग 42 से 43% होना चाहिए, तब जाकर बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। इसलिए अगर आज 2019 के हिसाब से हम देखें तो 2019 में जो 37% का वोट शेयर था, उस 37% को बीजेपी को कम से कम 5% और बढ़ाना होगा, तब जाकर बीजेपी इस आंकड़े तक पहुंचेगी। और वो 5% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये इस देश के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जो आज अब से कुछ समय के बाद मोदी सरकार को आंकेंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और असल में मैं तो ये भी सोच रहा था कि पूरे दिन जो सिर में दर्द होता रहा कि आज का मैं शो करूं या ना करूं, पहले तो मैं ये सोचता रहा। उसके बाद एक बार को ये भी मन में आया कि आज छुट्टी ले लेता हूं और दफ्तर में कह देता हूं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सिर में दर्द रहते हुए भी मुझे ये आपके लिए एक कार्यक्रम पेश करना चाहिए, और मैं आ गया। अब आपसे एक मदद चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सिर दर्द से बचने के लिए मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए? तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप में से बहुत सारे लोग एक नहीं बल्कि कई कई दवाइयों के नाम हमें बता देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर दर्द अगर हो तो कौन सी दवाई खानी चाहिए। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे देश में सिर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और हमारे देश में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सिर में दर्द ना होता हो, जिसके आसपास परिवार में, दफ्तर में, जानने वालों में लोगों को सिर में दर्द ना होता हो। आपको लगभग हर हफ्ते, हर रोज कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, एक चाय पिलाओ। तो सिर दर्द के दौरान या तो लोग कहते हैं चाय पी लेते हैं या दवाई खा लेते हैं, लेकिन सिर दर्द हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। इसलिए अब हम भारत में सिर दर्द की बढ़ती सिरदर्दी का एक विश्लेषण करेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि कभी कोई आपसे इस बारे में बात करेगा। भारत के एक बड़े अस्पताल ने एक स्टडी की और उसमें यह पता चला कि शहरों में रहने वाले लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेन की वजह से हेडेक यानी सिरदर्द की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप भी थोड़ा सा सोचिए, क्या हाल के दिनों में आपको भी सिरदर्द ज्यादा रहने लगा है? अनुमान है कि भारत में लगभग 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिरदर्द होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग कभी भी अपने सिरदर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप में से भी ज्यादातर लोग सिरदर्द होता है अगर तो डॉक्टर के पास नहीं जाते होंगे। इसकी जगह ज्यादातर लोग खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिरदर्द होने पर दिन में 2 वक्त पेन किलर ऐसे खाते हैं जैसे वो 2 वक्त की रोटी खाते हैं। जैसे ही सिरदर्द हुआ वैसे ही कोई ना कोई गोली ले ली। इस समय भारत के लोग सिरदर्द की दवाइयों पर हर साल, आपको विश्वास नहीं होगा, सिरदर्द की दवाइयों पर हर साल हमारे देश के लोग 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। 9,000 करोड़, यानी सिरदर्द एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। और अनुमान है कि यह खर्च अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और भारत में हर साल लोग सिरदर्द की 1,000 करोड़ से ज्यादा गोलियां खाएंगे। 1,000 करोड़ गोलियां। और खतरनाक बात यह है कि सिरदर्द की यही करोड़ों गोलियां भारत के करोड़ों लोगों का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएंगी, क्योंकि ये गोलियां इस सिरदर्द का सही इलाज है ही नहीं। इस नई रिपोर्ट में यह पता चला कि सिरदर्द यानी हेडेक जो होता है वो 300 प्रकार का होता है, जिसमें कैफीन हेडेक, साइनस हेडेक, हार्मोनल हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन प्रमुख है। वैसे तो 300 प्रकार के हैं सिरदर्द। आपको उन 300 प्रकार में से कौन सा सिरदर्द हो रहा है आपको भी नहीं पता होगा। और इनमें भी भारत के लोगों को होने वाले सिरदर्द की सबसे बड़ी वजह है क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन। और अभी भारत में 15 करोड़ लोगों को माइग्रेन और स्ट्रेस की शिकायत है, यानी तनाव, टेंशन। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन के सिरदर्द में बिना डॉक्टर की सलाह के नियमित रूप से कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन इस नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने में 4
या उससे ज्यादा बार सिर दर्द होता है तो ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है और ऐसी स्थिति में लोगों को बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में सिर दर्द के लिए जो दवाइयां खाई जाती हैं उन दवाइयों को लंबे समय तक खाने से आपके शरीर में एसिड का सप्रेशन बढ़ने लगता है और फिर लोग एसिडिटी यानी पेट और सीने में होने वाली जलन का उपचार करने के लिए एंटासिड गोलियों को खाने लगते हैं और फिर एंटासिड की आदत पड़ जाती है। यानी ये जो शुरुआत होती है सिर दर्द से, सिर दर्द की गोली खाई, ज्यादा गोली खाने से एसिडिटी हुई, उसके लिए फिर एंटासिड खाया और फिर एंटासिड के आगे नई बीमारी और धीरे धीरे ये सारी गोलियां आपके शरीर को अलग अलग बीमारियों से छलनी करने लगती हैं और आपका शरीर पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन आज आप खुद सोचिए, जिस देश के बहुत सारे लोग पेट भरकर दवाइयां खा रहे हों वो देश कितना बीमार होगा और भविष्य में और कितना बीमार हो सकता है। सर दर्द की दवाई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब मेरा बहुत फट रहा है सर में, बहुत। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। आप हमको ये बताइए कि दिन के अंदर पानी अगर 10 कस्टमर के आसपास आते हैं तो उसमें से कितने लोग सिर दर्द की गोली लेने हैं? मैम कम से कम 6 से 7 लोग आते हैं डेली सर दर्द की दवाई लेने। और सबसे आपके हिसाब से सबसे कॉमन जो दवाइयां हैं सिर दर्द की वो कौन कौन सी गोलियां हैं? क्रोसिन हो गई मैम, पैरासीटामोल, सैराडोन, बस यही होती है सिर दर्द की। आप ये बताइए कि ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं या ओवर द काउंटर आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर सिर दर्द एक बहुत बड़ी बीमारी अब बताई गई है। क्या आपको ऐसा लगता है यहाँ पे काम करते करते कि वाकई में ये जो आकलन है ये ठीक है? ठीक है मैम, एकदम ठीक है, सही है मैम, क्योंकि सर दर्द एक नॉर्मली हो रहा है मैम। आते हैं, हाँ सर दर्द की गोली दे देना भैया, सर दर्द की गोली दे देना, ये आम है मैम। डिस्पिन, सैराडोन, क्रोसिन यही चलता है मैडम, कुछ नहीं चलता, यही चलता। और वॉक इन कस्टमर कितने आपके हिसाब से आते होंगे यहाँ पे? मैम है 100-150 के आसपास तो हमारा पर डे है, ठीक है ना। और दिन में सर दर्द वाले आए थे मैम 10-15 तो आ ही जाते हैं कम से कम। 20 रुपए से लेके 45 रुपए तक में आपको एक पत्ता मिल जाएगा जिससे अगर आपके सिर में दर्द है तो सिर दर्द गायब हो जाएगा। कई सारे लोग ओवर द काउंटर जाके ये दवाइयां लेते हैं, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि सर दर्द की गोली को लोग वैसे खाते हैं जैसे मानिए भेलपूरी खा रहे हो। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सर दर्द का मतलब है कि आपका शरीर आपको कोई संकेत दे रहा है और कहीं ना कहीं इस तरीके की दवाइयों को भेलपूरी के जैसे आप खाना नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। और देखिए, हमारे देश में सिरदर्द की दवाइयों के जो विज्ञापन आते हैं वो भी यही दावा करते हैं कि एक ये गोली खा लीजिए और आपका सिरदर्द गायब हो जाएगा। इन विज्ञापनों में या तो ये कहा ही नहीं जाता कि आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ये गोलियां खाइए, या फिर कहीं लिखा भी होता है तो बड़ा छोटा सा लिखा होता है जिसे ये दवाइयां बनाने वाली कंपनी चाहती नहीं है कि आप पढ़ें, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कि आप डॉक्टर की सलाह पहले ले लीजिए, लेकिन वो आप कभी पढ़ ही नहीं पाते। और जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि सिरदर्द अपने आप ऐसे ही नहीं होता। सिरदर्द का मतलब है कि आपके शरीर में कुछ खराबी है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है। तो सिरदर्द एक तो बीमारी हो गई जो आपके शरीर को परेशान करती है, आपको परेशान करती है, और जिससे बचने के लिए आप एक के बाद एक गोलियां खाते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे देश में, भारत में, सिरदर्द का एक सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि हमारे देश में सिरदर्द को बीमारी से ज्यादा एक बहाना भी माना जाता है, और हमारे देश के लोगों ने असल में सिरदर्द को बड़ा बदनाम भी कर दिया है। बहुत सारे लोग सिरदर्द को एक बहाने की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें काम नहीं करना है, काम कम करना है, या फिर छुट्टी लेनी है, वो कह देते हैं कि मुझे सिरदर्द हो रहा है। जैसे जिन लोगों को चाय पीने की लत लग जाती है, वो लोग अक्सर सिरदर्द का बहाना बनाकर ही अपनी चाय पीने की इस लत को सही ठहराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सिरदर्द हो रहा है, चलो एक चाय पी लेते हैं। दफ्तर में कहते हैं कि मुझे सिरदर्द हो रहा है, मैं जरा चाय पी के आता हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे नौकरी पेशा लोग अपने दफ्तर से सिक लीव लेने के लिए सिरदर्द को बहाना बनाते हैं, क्योंकि सिरदर्द एक ऐसी बीमारी है, देखिए बड़ी दिलचस्प बीमारी है, जिसके बारे में कभी पता नहीं चल सकता, जिसे चेक नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि मुझे बुखार है, बुखार को नापा जा सकता है। आपको ब्लड प्रेशर है, उसे नाप सकते हैं। ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में पता लग सकता है, डॉक्टर बता देगा कि है या नहीं है। लेकिन सिरदर्द एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि आपको सिरदर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप कहेंगे अगर कि सिरदर्द हो रहा है, तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा कि हो रहा है।
और क्योंकि हमारे देश में सिरदर्द की सबसे ज्यादा शिकायत महिलाओं को है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति और परिवार का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कहती हैं कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि महिलाएं जो घर में हैं वो इसलिए ये सब कर रही हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, और इसी वजह से बहुत सारे परिवारों में महिलाओं के सिरदर्द को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज भी जब कोई महिला अपने पति से, अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो कोई पति उस महिला से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। ज्यादातर, हो सकता है कुछ कहते भी हों, ऐसे लोग जो कहते होंगे वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पुरुष ऐसे ही है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं के सिरदर्द को एक बहाना समझ लेते हैं या गंभीरता से नहीं लेते और कहते हैं कि आप तो पूरे दिन घर पर ही थी, तो ऐसा क्या कर लिया कि सिर में दर्द ठीक ही नहीं रहता। लेकिन सोचिए, इसकी जगह जब कोई पुरुष अपने घर में आकर कहता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो उसकी पत्नी तुरंत उसके लिए चाय बनाकर लाती है, उसका सिर दबाती है, उससे बार बार ये कहती है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई दवाई घर में ढूंढती है कि कोई दवाई ढूंढकर अपने पति को दी जा सके। लेकिन जब कोई महिला सिर दर्द होने की बात कहती है, तो ऐसे कितने पति होते होंगे जो उनका सिर दबाते होंगे या फिर तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते होंगे। ये एक सामाजिक पहलू है। महिलाओं के लिए यही समझा जाता है कि वो सिरदर्द का बहाना बना रही है। हकीकत यह है कि आज हमारे देश में जो लोग सिरदर्द होने पर डॉक्टर से बिना सलाह लिए बाजार से कोई भी दवा खरीद कर खा लेते हैं, उनमें महिलाएं सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि इन महिलाओं के सिरदर्द को हमारा पुरुष प्रधान समाज सिरदर्द मानता ही नहीं। लेकिन आज हम हमारे देश के पुरुषों से यह कहना चाहते हैं कि वो इस वैलेंटाइंस डे पर अपनी पार्टनर को यह वादा जरूर करें कि वो उनके सिरदर्द को कभी बहाना नहीं समझेंगे, उनके सिरदर्द को हमेशा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि सिरदर्द की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में है और हमारे देश में महिलाओं के सिरदर्द को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए अपने पार्टनर के हमदर्द बनिए, सिरदर्द नहीं। अब हम आपको यह बताएंगे कि आजकल हर भारतीय मजदूर इजराइल में जाकर मजदूरी करने का सपना क्यों देख रहा है। जब से इजराइल में युद्ध शुरू हुआ है, तब से वहां कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स नष्ट हुई हैं, बहुत तोड़फोड़ हुई है, और अब जब उनका पुनर्निर्माण करने की बारी आई तो लोग नहीं मिल रहे उनको बनाने के लिए। अब हजारों की संख्या में भारतीय मजदूर इजराइल जाकर वहां के कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में मदद करेंगे, और अपनी जान खतरे में डालने के बदले में इन मजदूरों को वहां लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। और फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 5,500 से ज्यादा कुशल मजदूर, स्किल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, इजराइल में काम करने के लिए चुन लिए गए हैं। इनका भी सिलेक्शन हुआ है। भारत में मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले इन मजदूरों को हर महीने इजराइल में 1,37,000 रुपए का वेतन मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, और देखिए कितने खुश हैं ये लोग। ये सारे लोग वो हैं जो अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं, इजराइल जाने के लिए तैयार हैं, और ये वहां जाकर काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही इन्हें इजराइल में रहना, खाना और साइट पर आने जाने की जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो भी मुफ्त मिलेगी, इसलिए कोई खर्चा नहीं है, और ये लोग इजराइल में 5 साल तक काम करेंगे। इन मजदूरों की नियुक्ति भारत और इजराइल के बीच हुए एक समझौते के तहत हुई है। दोनों देशों ने एक समझौता किया है। अब तक इजराइल में निर्माण कार्य से जुड़े अधिकतर मजदूर फिलिस्तीन से आया करते थे, लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से फिलिस्तीन के मजदूर अब इजराइल में काम करना नहीं चाहते, जबकि युद्ध में हुए नुकसान की वजह से इजराइल में कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों की बहुत भारी जरूरत है। इसलिए अब भारत से इन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। दस 12 हजार कमा पाता हूँ सर। महंगाई बहुत है, 1,37,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो सर उससे बहुत कुछ संभल जाएगा। खतरे वाली जगह आप खुद ही जा रहे हैं? ये मजबूरी है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। उसके लिए अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, अच्छी जॉब निकाली है ऐसा मानो, जिससे बच्चों का सुधार हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। यहाँ के मतलब काम क्रिया से हम जो है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और काम भी मिलता है तो कहीं 1 दिन 2 दिन का काम मिलता है। कोई यहाँ पे मतलब जो है कि वो नहीं है कि मतलब आदमी अपने बच्चों को लेकर पढ़ा पाए।
हैं, और 1500-1600 की दिहाड़ी किया जाता है। उस समय एक दिन लगता है काम और 4 दिन 10 दिन नहीं लगता है। वहाँ पर तो युद्ध जैसे हालात हैं सर। घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, अब बयान नहीं कर सकते हम कैमरे के सामने सर। सब लोग जानते हैं सर, हर जितने लोग आए हुए हैं सर, हर भाई आए हुए हैं सर। सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमें कि हम बयान नहीं कर सकते, बस जा रहे हैं सर। घर में कौन कौन? घर में बच्चे हैं, पत्नी है, और तो कोई नहीं है। बच्चों को छोड़ के और इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। थोड़ा पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव है। यहाँ रोजगार ठीक नहीं है, तो वहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा तो ठीक से चलेगा यहाँ। तो आप भी जो है इजराइल जा रहे हैं? जी हाँ, हम भी जा रहे हैं, क्योंकि सर आवश्यकताएं इतनी होती हैं। 4 बच्चे हैं घर में, परिवार में, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। खर्चे ज्यादा है, यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है। रोका नहीं किसी ने, कह रहे इजराइल में युद्ध चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? सर बात यह है ना कि यहाँ जो हम कमा रहे हैं उसमें बचता कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहाँ का देखते हैं तो वहाँ जो पेमेंट मिल रही है ये वो यहाँ 1 साल में मिलती है, और पूरी जितना कमाओ उतना खत्म हो जाता है। तो वहाँ कम से कम कुछ सेविंग तो हो जाएगी। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से इतनी दूर से आए हो, क्या करने आए हो? वो इजराइल जाने के लिए, प्लम्बर में काम करने के लिए सर। अच्छा, क्यों जाना चाहते हो जी? रोजी रोटी कमाने के लिए सर जाना चाहते हैं, बेरोजगार हैं तो जाना चाहते हैं। वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ जाना चाहते हो, तो क्यों जाना? इंडिया और इजराइल की दोस्ती अच्छी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डर नहीं है किसी बात का? तो यहाँ पे रोजगार नहीं है? इधर है रोजगार, इधर भी 40-50 हजार कमाते हैं इधर भी, लेकिन उधर डबल 2.5 गुना मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से है सर। आप भी राजस्थान से। आप क्यों जाना चाहते हो? और सर बस इधर में दाढ़ी कम है, उधर पैसा ज्यादा है, इसलिए इजराइल जाना चाहते हैं। कितनी दाढ़ी दे रहे हैं अभी? वहाँ पे कितनी सैलरी है? उधर बता रहे हैं सर 1 लाख कुछ ऐसा बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? जी मऊ, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ मऊ जी। अच्छा, यूपी से जी। तो क्यों जाना चाहते हो इजराइल? अपना जो है कि सर अभी हम लोग का जो है कि 10-12 साल से बाहर ही हैं, हम लोग को उधर थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, कमाते हैं थोड़ा जी। अच्छा, वहाँ सैलरी ज्यादा इसलिए? हम लोग को सैलरी सर पेपर के माध्यम से उसमें हम लोग पढ़े तो 1,37,000 उसमें मिला था पढ़ने को जी। कहाँ से हो? यमुनानगर। अच्छा, ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पे? इजराइल जॉब के लिए। क्या करोगे वहाँ? करा रहे दिहाड़ी मजदूरी कुछ तो करा लेंगे, यहाँ पे ही नहीं कुछ। अच्छा, यहाँ रोजगार नहीं आप लोग? मिल रहा है जी कुछ, यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग इजराइल जाना चाहते हैं। हालांकि इजराइल में जाना आजकल बहुत रिस्की है। ज़्यादातर जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, वहाँ के जो काम काज करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, वो इजराइल नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ जान का खतरा है। ये युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र में अक्सर मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के लोग क्यों जाना चाहते हैं? उसके 3 कारण हैं। पहला, भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, और हम असल में हमारे यहाँ इतनी लेबर फोर्स है कि हम पूरी दुनिया में लेबर फोर्स सप्लाई करने के सबसे बड़े स्रोत बन सकते हैं, सबसे बड़े सोर्स बन सकते हैं। हमारे यहाँ इतना लेबर है। और दूसरी जो बात है वो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें वहां जाने पर 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारे देश के लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, रिस्क लेने के लिए भी हमारे देश के लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत पश्चिमी देशों में ऐसा कम देखा जाता है। और तीसरी बात है वो ये कि भारत के लोग जब कहीं जाते हैं तो, या किसी भी देश के लोग जाते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश से हमारे संबंध कैसे हैं। क्या वो फ्रेंडली देश है या वो दुश्मन देश है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आज शायद चाइना कहे तो ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, इस वजह से आज भी हमारे देश के लोग इजराइल जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इजराइल की मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंडली देश में जाकर काम करने के लिए हमारे देश के लोग इस समय तैयार हैं। और इजराइल और भारत की जो दोस्ती है, ये अब उसका एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम बाकी की चीजें खरीदते थे, हथियार खरीदते थे, लेकिन इस बार भारत अपना मैन पावर इजराइल को दे रहा है। और जिंदगी एक रंगमंच है जहां वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं।